दोस्तों, नेपाल के अंदर आज के समय बहुत बड़े स्तर के ऊपर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। इतने बड़े प्रोटेस्ट कि वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी को रिजाइन करना पड़ा है। और साथ ही साथ यहाँ पे आर्मी जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी का चार्ज यहाँ पे लेने जा रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इतने बड़े स्तर के ऊपर प्रोटेस्ट हुए क्यों। अक्सर मीडिया के अंदर ये जो खबर आ रही है कि सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया, उस वजह से ये हुआ। पर दरअसल में असली जड़ क्या है, आज के सेशन में हम वही डिस्कस करेंगे। पिछले काफी समय से नेपाल के जो यूथ था उसके दिमाग में एक चीज चल रही थी कि वहां के अगर हम बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, अमीर लोगों की बात करते हैं, तो उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। और ये पैसा कहीं और से नहीं, ये करप्शन से ही आया है। और करप्शन का पैसा, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट एक आम इंसान को ही फेस करने को मिलता है। आम लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, गरीबी बहुत ज्यादा थी, इकोनॉमी का हालत बहुत ज्यादा खराब था। पर जब बात करते थे पॉलिटिशियंस की, उनके बच्चों की, तो पॉलिटिशियंस के बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूमते थे, कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रिप्स करते थे, बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। किसके पैसे के ऊपर? एक आम इंसान के पैसे के ऊपर। अब ये जो मुद्दा था, ये सोशल मीडिया के अंदर बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर होता रहा। फिर वहां की सरकार ने सोचा कि क्यों ना इस सोशल मीडिया को ही एक तरह से बैन कर दिया जाए। जब सोशल मीडिया को बैन किया गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बाकी सब चीजों को बैन कर दिया गया, फिर ये जो युवा था ये सड़कों के ऊपर आ गया। जब ये युवा सड़कों के ऊपर आया, तब कहीं ना कहीं इतने बड़े स्तर के ऊपर प्रोटेस्ट हुए कि वहां की सरकार को रिजाइन देना पड़ा। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस पर्टिकुलर कल्चर को या इस पर्टिकुलर मूवमेंट को जेनजी मूवमेंट क्यों कहा जा रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जेनजी प्रोटेस्ट का नाम यहाँ पे इसको दिया जा रहा है। दरअसल में दोस्तों क्या होता है ना, आप किस उम्र में पैदा हुए हो उसके हिसाब से आपको जनरेशन में कैटेगराइज किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो लोग 1997 से लेकर 2012 के बीच में पैदा होते हैं उनको जेनजी बोला जाता है। उसी तरह से 1981 से 1996 के बीच में जिनका जन्म हुआ था उनको जेन वाई या मिलेनियन बोला जाता है। 2013 के बाद जन्म हुए और 2025 के बीच में उनको जेन अल्फा, और 2025 के बाद वालों को जनरेशन बीटा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो प्रोटेस्ट हुआ नेपाल के अंदर, इसमें ज्यादातर 1997 से बाद वाले जो बच्चे थे उनका ये मेजरली आपको प्रोटेस्ट था, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादातर यही लोग आपको देखने को मिलते हैं। इसी वजह से इसको जेन जी प्रोटेस्ट के नाम से या अनरेस्ट के नाम से जाना जाता है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये इकलौता प्रोटेस्ट है? नहीं। अगर हम बात करते हैं ना अपने साउथ एशिया की, तो साउथ एशिया के अंदर इस तरह के बहुत सारे प्रोटेस्ट आपको देखने को मिले हैं। जैसे एक प्रोटेस्ट हमें कुछ साल पहले श्रीलंका के अंदर देखने को मिला था। उसका कारण भी क्या था कि वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। उसी अर्थव्यवस्था के अगेंस्ट, बेरोजगारी, महंगाई के अगेंस्ट वहां के लोगों ने आवाज उठाई थी, जिस वजह से वहां पर भी सरकार को साइड होना पड़ा था। पिछले साल ही हमने यहाँ पे श्रीलंका के अंदर देखा, सॉरी श्रीलंका के बाद हमने बांग्लादेश में भी देखा। बांग्लादेश में दरअसल में मुद्दा थोड़ा अलग भी था, पर कहीं ना कहीं वो भी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था से ही लिंक था। 1971 की वॉर के अंदर जो लोग उनके फैमिली मेंबर्स थे, उनके लिए 30% रिजर्वेशन की बात थी। अब इससे क्या होता, इससे जो वहां के युवा है उसकी इकोनॉमी के अंदर रोजगार मिलने के जो चांसेस थे वो और ज्यादा कम हो जाते। तो एक तरह से इकोनॉमी को ही ठीक करने के लिए वहां पर भी प्रोटेस्ट हुआ, एंड शेख हसीना को फिर वहां से भागना पड़ा। अब उसी तरह से यहाँ पर नेपाल के अंदर भी ये मुद्दा यहाँ पे हमें उठता हुआ देखने को मिला है। पूरे के पूरे साउथ एशिया के अंदर मेजरली हमें खासकर महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, इन सब मुद्दों के ऊपर आपको आज के समय जनता प्रोटेस्ट करती हुई देखने को मिल रही है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि ये साउथ एशिया के अंदर ही आखिर क्यों हो रहा है। उसका कारण बहुत ही सिंपल है। साउथ एशिया के अंदर युवा बहुत सारे हैं, युवाओं की पॉपुलेशन साउथ एशिया के अंदर बहुत ज्यादा है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है, कुछ सोशल मीडिया और वेस्टर्न मीडिया ये बात कर रही है, क्या ऐसा कभी प्रोटेस्ट इंडिया में भी हो सकता है? दोस्तों, भारत की अगर हम बात करें ना, तो भारत में सोशल मीडिया रेगुलेशंस हैं, पर वो बहुत ही केयरफुली डिजाइंड है। जैसे 2023 के अंदर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो था, हम वो लेकर आए, एंड इस वजह से हमने हमारे सिटीजन का डेटा को सेफ गार्ड किया, जो कि एक अच्छी बात है। पर एक थोड़े कंट्रोवर्शियल लॉज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, वो है 2023 के आईटी रूल्स। दरअसल में उसमें क्या हुआ कि जो भी आपके सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज होते हैं, इंटरमीडियरीज होते हैं आपके बिचौलिए। जैसे आप लोग कुछ कंटेंट डालते हो, लेट्स से आपने एक्स के ऊपर या फेसबुक के ऊपर या इंस्टा के ऊपर कुछ कंटेंट डाला, तो ये सारे हुए इंटरमीडियरीज, क्योंकि कंटेंट आप डाल रहे हो, ये तो सिर्फ एक माध्यम है। तो यहां पर ना 2023 के रूल्स के माध्यम से सरकार क्या कर सकती है, अगर उसको लगता है कोई इंफॉर्मेशन गलत है तो उसको यहां पर हटाया जा सकता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि कल को सरकार कुछ भी इनसे हटवा देगी,
कल को जो आपका फैक्ट चेकिंग का जो प्रोसीजर है उसके अंदर तो सरकार ही हस्तक्षेप करती है। तो अगर सरकार को लगेगा कि कोई चीज़ उसके विरुद्ध बोली गई है तो वहाँ पर उसको भी हटाया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भारत के केस में थोड़ी-सी कंट्रोवर्शियल हैं, पर क्योंकि भारत के अंदर सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है, प्लस एट द सेम टाइम आज के समय भारत की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी बेहतर यहाँ पे परफ़ॉर्म कर रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ अगर हम बात करें, तो पिछले साल के अंदर हमने 6.5% अपनी जीडीपी ग्रोथ हमने अचीव करी है। तो इस तरह के टेस्ट भारत में होने के चांसेस काफ़ी कम हैं, पर बाकी जो साउथ एशिया के देश हैं, वहाँ पर इस तरह के टेस्ट हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों ने क्या इस पर्टिकुलर मुद्दे से क्या सीखा? आप मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर अपने बताइएगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच।